हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनसीईआरटी का क्या, कब, कहाँ और कैसे चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का चैप्टर है जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। अब रसीदा बैठी बैठी क्या कर रही थी? अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र किस पर पड़ी? एक हेडलाइन पर पड़ी जिसमें क्या लिखा था? 100 साल पहले। तो उसके मन में सवाल आने लगा कि आखिर 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि क्या हुआ था। उतने वर्ष पहले तो हम लोग थे भी नहीं, तो कैसे कोई बता सकता है कि क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। ठीक है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, उसमें तो हमें रोज़ रोज़ नई नई न्यूज़ मिलती रहती है। अखबार भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी जो न्यूज़ आती है तो उससे हमें पता चल जाता है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ। अब पिछले साल के बारे में हमें जानना हो तो क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना पड़ेगा जिसे उस समय की स्मृति हो या उस समय का ध्यान हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? बहुत पहले क्या हुआ था, उस बात को हम किस तरह जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक क्या होता है? शिकारियों। ठीक है। पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, शिकारी किस तरह के जानवरों का शिकार करते थे, पशुपालक किस तरह के पशुओं को पालते थे, कृषक कैसी फसलों को उपजाते थे, शासक किस तरह शासन करते थे, व्यापारियों का क्या व्यापार था, और पहले के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा कर सकते थे। इन सब बारे में हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे? तो मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पे लोग कितने साल पहले से रह रहे हैं? ठीक है, कई साल पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ क्या थे? कुशल संग्राहक थे। कुछ लोग क्या थे? कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब होता है? जो संग्रहण करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। ये लोग क्या थे? आसपास के जंगलों के बारे में उनको पूरी जानकारी थी कि कौन कौन से पेड़ पौधे लगे हैं, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध हैं। वे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। तो वे अपने भोजन के लिए क्या करते थे? जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे या यहीं से उनको इकट्ठा किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। वे जानवरों का क्या करते थे? शिकार भी किया करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें किसके बारे में जानना है? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में 8000 वर्ष पूर्व क्या किया? स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना या उपजाना प्रारंभ किया।
उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को भी क्या किया, पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, गांव में रहते थे। उत्तर पश्चिम में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब हमें क्या लगाना है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का हमें पता लगाना है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया और ये विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब हम मैप को देखते हैं। चलिए, हमें मैप में क्या दिख रहा है, काबुल नदी हमें यहाँ दिख रही है। कहाँ दिख रही है, उत्तर पश्चिम में काबुल नदी दिख रही है। यहीं पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भी हमें उत्तर पश्चिम में दिख रही है। सिंधु नदी ये है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये सब क्या है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ क्या कहलाती हैं, जो कोई एक बड़ी नदी में मिल जाती है। साथ में हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ पे हमारी विंध्य पहाड़ी है और नर्मदा नदी है। साथ में हम देखते हैं कि पूर्व साइड में हमें क्या दिखता है, ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी और गारो पहाड़ियाँ, इन्हीं की बात की जा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो हमने देख लिया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का हमने पता लगा लिया। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। 4700 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इन्हीं नदियों के किनारे बहुत सारे नगर मतलब विकसित होना शुरू हो गए। गंगा व इनकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में क्या हुआ, नगरों का विकास भी कब शुरू हुआ, 2500 वर्ष पूर्व से प्रारंभ हो गया था। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो अभी हमें किसका लगाना है ना, गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन के बारे में हमें पता लगाना है। चलिए देखते हैं, गंगा नदी कहाँ है, हमें यहाँ पे गंगा नदी ये दिख रही है, ठीक है। इसकी सहायक गंगा नदी, हमारी गंगा नदी ये है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, सोन नदी, उसके बारे में ही हमें कहा जा रहा है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा का जो दक्षिण का क्षेत्र है, इन नदियों के आसपास, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मगध। इसका वर्तमान में नाम क्या है, बिहार। बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। इसके शासक क्या थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और उन्होंने बहुत बड़ा एक साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ का, मगध का। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। क्या करा लोगों ने, हमेशा मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। क्या था, कभी कभी हिमालय जैसे पर्वत होते थे, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती थी, रेगिस्तान होता था, रेगिस्तान थे, नदियाँ हैं, समुद्र है, इनके कारण क्या हो गया था, यात्रा जोखिम भरी होती थी, जिसके कारण उनको थोड़ा यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो क्या करते थे लोग, किस लिए या एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, कभी बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। और कभी कभी उनको खाने की तलाश में या काम की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। कभी कभी सेनाएं क्या थी कि दूसरे राज्यों में विजय हासिल करने के लिए भी जाया करती थी। इसके अतिरिक्त
व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। इसके अतिरिक्त क्या करते थे व्यापारी लोग, क्या करते थे अपने जहाज़ों में अपने साथ क्या करते थे, मूल्यवान वस्तुओं को एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक जाते थे कि लोग दूसरों उन वस्तुओं को वह बेच सके। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक इस गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे। कौन जाता था? धार्मिक गुरु क्या करते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, नए और रोचक, उनको क्या था, घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। क्या करते थे कि वो नए नए स्थानों की खोज करना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। क्या होता था, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं तो उनसे क्या होता था, वो हर दूसरे जगह के लोगों से मिल रहे हैं तो उनसे क्या करते थे, उनके विचारों को जानते थे, अपने विचारों को उनके सामने व्यक्त करते थे, एक दूसरे को जानने समझने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। अब आप लोग को क्या करना है, फिर से एक बार मैप को देखना है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। पर्वत और समुद्र क्या कर रहे थे, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर रहे थे। लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना उतना ज़्यादा आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर भी सके, ठीक है, जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर भी सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार भी कर सके। बहुत सारे लोगों ने पर्वतों की ऊंचाई को छुआ, गहरे गहरे समुद्रों को पार कर लिया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। बाहर से भी बहुत सारे लोग आए और हमारे यहाँ पे बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी क्या हो रहा है, बहुत वर्षों पूर्व से लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर को तराश के उनसे अच्छे औजार बना रहे हैं, अच्छा संगीत हो रहा है, भोजन नई तरह की भोजन की रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं, एक दूसरे के विचारों को अपनाया जा रहा है। देश के नाम, ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम अपने देश को क्या बोलते हैं, हिंदी में भारत बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहा जाता है हमारे देश को, इंडिया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। यूनानियों और ईरानियों ने क्या कहा है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस का, सिंधु नदी जो है उसको हिदोस अथवा इंडोस कहा है और इस नदी के पूर्व में स्थित हमारा भूमि जो प्रदेश है उसको क्या कहा है, इंडिया कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भरत नाम का प्रयोग, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिला है। जो हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है उसमें क्या मिला है हमें, भरत नाम का प्रयोग उस संस्कृत में किया गया है और ऋग्वेद में मिला है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। बाद में इसका प्रयोग किसके लिए किया गया, हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो पांडुलिपि किसे कहा जाता है, जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, इंग्लिश में पांडुलिपि को क्या कहा जाता है, मैन्यूस्क्रिप्ट। वो किससे लिया गया है, लैटिन शब्द मैन्यू से लिया गया है। मैन्यू का क्या अर्थ होता है,
हाथ हाथ होता है, ठीक है। मेनू का हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से, एक भोज नामक हिमालय क्षेत्र में उगता है एक पेड़, भोज नामक पेड़ होता है, उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं क्या, पांडुलिपियाँ। इतने वर्षों से इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अब पांडुलिपियाँ बहुत पुरानी थी, कुछ कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ क्या हो गई, नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है, मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये कहाँ कहाँ मिलती है हमें, मंदिरों और विहारों जैसी चीज़, जहाँ पे हम भ्रमण करने जाते हैं वैसी जगहों पे हमें मिलती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, इन पुस्तकों में धार्मिक रीति रिवाज, मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं का कैसा जीवन था, वो उनकी जीवन शैली क्या थी, उन औषधियाँ किस तरह की प्रयोग की जाती थी, विज्ञान में किस तरह के शोध होते थे, किस तरह के अनुसंधान होते थे, इन सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक है। अब पांडुलिपियों के अलावा हमारे यहाँ क्या है, महाकाव्य, कविताएं और नाटक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। ज़्यादातर किस में मिलते हैं, कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं और अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते हैं। आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग किया करते हैं, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग किया करते हैं। इन अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख क्या होते हैं, पत्थर और धातु में क्या होते हैं, मतलब खोदे जाते हैं, लिखे जाते हैं उसमें। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। पुराने शासक राजा लोग क्या करते थे, अपने आदेशों को इस तरह मतलब लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे कि सभी आगे के लोग उनको देख सके, उनकी विजयों के बारे में पढ़ सके, उनने कितनी युद्ध विजय प्राप्त की, उनका जीवन शैली कैसी थी, ये सब पढ़ सके और उनका पालन कर सकते। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा और रानियों ने क्या करा था, अनेक स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों का विवरण क्या करवाया था, उसमें लिखवाया था। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, रखते थे। पुराने शासक क्या करते थे, अशोक जैसे हो गए, वो भी क्या करते थे, बहुत सारे शिलालेख वगैरह जो थे उनने खुदवाए थे, है ना, बहुत सारे 14 शिलालेख थे शायद तक, है ना। तो उन्होंने क्या करा था, अपनी उसमें उन 13वें शिलालेख में अशोक की विजय का वर्णन किया गया था। पहले शिलालेख में उनका मतलब पशु बलि निषेध वगैरह ये सब था। तो पुराने शासक क्या करते थे, लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ हैं, ऐसा करवाने पर क्या क्या कठिनाई आती है। कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ, आपको ये बताना पड़ेगा कि उसको कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ है और उनसे क्या क्या हानियाँ कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में भी लाई जाती है। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कौन कहलाता है, कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई, उनको खोज के निकालने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों,
बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्कों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए उनकी खुदाई करते हैं, छानबीन करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी होती है। अब उनको जो भी वस्तुएं मिलती हैं उनमें से क्या मिलती है, कुछ पत्थर की मिलती हैं, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हुई मिलती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे तत्व क्या होते हैं, जल्दी नष्ट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। अगर वो क्या करते हैं, जानवर, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं, जिससे क्या पता चलता है उनसे कि पुराने ज़माने के लोग कौन से मांसाहारी थे, शाकाहारी थे। मांसाहारी थे तो वो कौन कौन से जानवरों को अपने आहार में ग्रहण करते थे, क्या क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। अब जैसे यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक है, अब वनस्पतियाँ क्या होती है, मतलब सब्जी अब्जी हो गई, फल अन्न हो गए, इनके अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। ठीक है, बाकी हड्डियाँ तो बच जाती हैं, जानवरों के अवशेष बच जाते हैं, लेकिन ये वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमें पुरानी इतिहास की जानकारी किससे प्राप्त होती है, उनके स्रोतों से। तो उसके लिए क्या करते हैं, जानकारियों के लिए इतिहासकार स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार किसे कहा जाता है, कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अब हमें स्रोत प्राप्त हो गए तो हम उससे देखते जाते हैं कि पुराने लोग, मतलब अगर हमें बर्तन मिल गए, मिट्टी के शिलालेख मिल गए, अभिलेख मिल गए, ठीक है, हमें कुछ भी मिल गया तो हम क्या सोचते हैं, पुराने स्रोत में मिल गया तो हम ये सोचते हैं, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने लोग कैसे रहते होंगे, उनका मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते होंगे, क्या कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह के गहने पहनते होंगे। इन स्रोतों की सहायता से हमको मतलब अतीत पढ़ने में बहुत ज़्यादा और रोचकता आने लगती है। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अब अतीत शब्द यहाँ एक वचन के लिए नहीं प्रयोग करा जा रहा है, बहुवचन के लिए। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारियों के जीवन से भिन्न था। अब क्या था, सबका जीवन अलग अलग होता था। पशुपालकों का जीवन अलग होता था, पशु पालते थे। कृषकों का जीवन अलग होता था, वो क्या करते थे, खेती करते थे। राजा रानियों का जीवन अलग होता था, वे शासन चलाते थे। शिल्पकारों का जीवन अलग होता था। हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग होता था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाजों का पालन करते थे। आज भी हम क्या करते हैं, अलग अलग हमारे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग व्यवहार होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। ऐसे ही क्या होता था, उस समय भी क्या होता था, लोगों के अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज हुआ करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, अंडमान द्वीप समूह के लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, भोजन मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल का संग्रह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। ठीक है, इसके विपरीत क्या करते हैं, शहरों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, खाद्य आपूर्ति के लिए क्या करते हैं, नौकरी करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ पे। उससे क्या होता है, उन्हें जो पैसे मिलते हैं उससे वो उससे क्या करते हैं, वो भोजन खरीदते हैं। जबकि वहाँ पे अंडमान द्वीप समूह के लोगों का भोजन क्या है, मछलियाँ पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल इकट्ठा करते हैं। इस तरह सबका अलग अलग जीवन शैली है, अलग अलग जीवन यापन के साधन है।
इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक क्या करते थे? अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ठीक है, अब शासक क्या करते थे? अपनी पूरी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसलिए हम पुराने बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब पूरा इनके बारे में हम सभी विजयों का लेखा जोखा जानते हैं। गुप्त वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, इन सब के बारे में विजयों का हम लेखा जोखा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या करा था? अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा हुआ था। जबकि शिकारी, मछुआरों, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अभी क्या थे? आम आदमी थे। शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ये सब क्या थे? आम आदमी थे, तो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। जबकि राजा महाराजा लोग क्या करते थे? जब बड़ी बड़ी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जिससे आगे के लोग उन्हें पढ़ सके, समझ सके। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अभी भी हमने बहुत सारी पूरी जानकारियाँ इनके बारे में हासिल नहीं करी है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या उसी समय का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है, अगर कोई हमसे क्या करे? तिथि के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे? शायद उस दिन की तारीख बताएंगे, उस दिन का महीना बताएंगे, या फिर उस दिन का वर्ष बताएंगे कि कौन सा ईयर चल रहा है। ठीक है, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब हम बोलते ना ईसा पूर्व, तो वो क्या है? ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय, ऐसा होता है। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, अभी 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि जन्म के बाद का है, और ईसा पूर्व हो गया तो वो जन्म के पहले का समय है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा ये चैप्टर हुआ ख़त्म। आप लोगों को ये चैप्टर सेक्शन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।